Hi everyone, welcome to Prep Solves. I will discuss about the previous year question of the Indian political system. We will discuss about the previous lecture in my lecture. We will discuss about the Parliament previous year questions. So now continue. The next question is of the Parliament of India. तो नेक्स्ट जो हमारे पार्लियामेंट्स के जो क्वेश्चन हैं उनको हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं. ओके, तो चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय. छोटा सा क्वेश्चन है, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय. द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय. तो ये जो क्वेश्चन है आपका, द स्पीकर ऑफ लोकसभा इज इलेक्टेड बाय, छोटा सा क्वेश्चन है तो छोटे एग्जाम में पूछा गया होगा. तो एग्जामिनेशन है CHSL टायर 1 परीक्षा 2012. कहाँ पूछा गया है? CHSL कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टायर 1 एग्जामिनेशन 2012 में इसको पूछा गया है. द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय. उसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं. तो पहला जो ऑप्शन है इसमें ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, यानी दोनों हाउसेस जो होते हैं उनके सभी मेंबर्स द्वारा. तो फर्स्ट इज ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. पहला ऑप्शन क्या है? ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. दूसरा जो दिया गया है आपका, दूसरा इसमें जो ऑप्शन दिया गया है, दूसरा ऑप्शन है आपका द पीपल डायरेक्टली. क्या लोग डायरेक्टली चुनते हैं? तो सोचिएगा तब तक. द पीपल डायरेक्टली. द पीपल डायरेक्टली. ठीक है, तो सोचिए ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, द पीपल डायरेक्टली, दोनों में से कोई है या नहीं है? सी ऑप्शन दिया गया है आपका ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा. सी ऑप्शन दिया गया आपका ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा. तो ये भी आपने जो है, यू कैन थिंक अबाउट दिस ऑप्शंस. नेक्स्ट है द मेंबर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द लोकसभा. द मेंबर ऑफ द member of the majority party in लोक सभा. ठीक है, देखिए ये हम जानते ही हैं कि स्पीकर जो होता है हमेशा जो मेजोरिटी पार्टी होता है उनके पक्ष का बनता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल मेजोरिटी पार्टी वाले मेंबर्स ही हैं जो केवल वोट करते हैं. तो ये डी जो ऑप्शन है आपके गलत हो जाए. ठीक है, तो डी क्या हुआ आपका? एलिमिनेट हो गया, गलत हो गया है. मेजोरिटी पार्टी का बनता इसलिए है क्योंकि उनके पास मेजोरिटी होती है. जब इलेक्शंस होते हैं तो उनके पास वोट्स और नंबर्स ज्यादा होते हैं. जब वोट्स ऑफ नंबर्स ज्यादा होते हैं तो इसलिए उन्हीं का ही जो है स्पीकर चुना जाता है लोकसभा के अंदर. ये बात हम जानते हैं. लेकिन ऐसा नहीं है कि जो ओपोजिशंस हैं, ओपोजिशंस में जितने भी लीडर्स हैं, ठीक है, ओपोजिशन के पास उनको भी वोट डालने का राइट होता है, वो भी वोट करते हैं. तो जाहिर सी बात है कि पार्लियामेंट के जो सभी सदस्य होते हैं वो जो है इसमें वोट करते हैं, सॉरी लोकसभा के. अब हम बात करते हैं, कह रहे हैं कि ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा, द पीपल डायरेक्टली, और ऑल द मेंबर्स ऑफ जो है पार्लियामेंट. चलिए दूसरा एलिमिनेट करते हैं. ये कह रहे हैं कि द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज इलेक्टेड बाय. बात यहाँ पे लोकसभा के अध्यक्ष की है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है. देखिए पीपल डायरेक्टली नहीं करते हैं, पीपल डायरेक्टली लोकसभा के मेंबर्स का चुनाव करते हैं. जो लोकसभा में जो मेंबर्स जाते हैं आपके, उनका पीपल जो डायरेक्टली चुनाव करते हैं. फिर वो जो मेंबर होते हैं लोकसभा के, वो किसका चुनाव करते हैं? लोकसभा अध्यक्ष का. तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा. ये इसका आंसर है, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव करना है तो लोकसभा मेंबर्स की ही आवश्यकता होगी. ए ऑप्शन है ऑल द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट. पार्लियामेंट का नाम आते ही यहाँ पे दोनों बातें आ जाएगी, लोकसभा और राज्यसभा. ठीक है, और लोकसभा और राज्यसभा में दोनों, राज्यसभा इसमें हिस्सा नहीं लेती है इलेक्शंस में, इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा. ठीक है, तो दैट्स आंसर इज सी, ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा. आगे चलते हैं. आगे आपका क्वेश्चन है आपका, ए बिल इज ए मनी बिल और नोट बी डिसाइडेड बाय. ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बिल इज मनी बिल, ए बिल इज मनी बिल, यानी कि कौन ये तय करता है कि क्या ये बिल जो है मनी बिल है, यानी ये विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। इसके बारे में ये पूछ रहा है कि ये बिल इज मनी बिल और नॉट विल बी डिसाइडेड बाय, और नॉट विल बी डिसाइडेड बाय, डिसाइडेड बाय, तो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है धन विधेयक विधेयक है या नहीं है। और ये जो क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है, तो एसएससी कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल टायर 1 एग्जामिनेशन 2012 में पूछा गया, तो CHSL 2012 में ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। अब इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। ऑप्शन है इसके फाइनेंस मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा और स्पीकर ऑफ राज्यसभा। तो पहला क्या है आपका, फाइनेंस मिनिस्टर। तो क्या फाइनेंस मिनिस्टर तय करता है। बी है आपका प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, और सी है आपका स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर लिख लेते हैं, और डी है आपका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। स्पीकर लोकसभा और चेयरमैन जो है आपका राज्यसभा। तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो ये डायरेक्टली आपको पता होना चाहिए कि किसी भी विधेयक को धन विधेयक तय करने का अधिकार या अथॉरिटी बताने का अधिकार कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं है, वो किसके पास होता है। तो वो जो होता है वो होता है आपका स्पीकर ऑफ द लोकसभा जो होता है। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो स्पीकर ऑफ द लोकसभा किसी भी विधेयक को धन विधेयक है या नहीं है ये डिसाइड करने का राइट्स उसी के पास होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 से, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि एवरी एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं इसको पूछ लिया जाता है। ठीक है, कहीं ना कहीं जो है इसको जरूर पूछते हैं। तो क्वेश्चन है इन द यूनियन गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज, इन द यूनियन गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन द यूनियन गवर्नमेंट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज, the council of minister in the union government, the council of minister is collectively responsible for, is collectively responsible for। ठीक है, तो इसमें आपने आंसर देना है कि जो यूनियन गवर्नमेंट होती है उसकी जो मंत्रिपरिषद होती है सामूहिक रूप से किसके प्रति जिम्मेदार होती है, उसका हमने आंसर देना है। ये क्वेश्चन जो है आपका जो पूछा गया कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2012 में पूछा गया है। तो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टायर 1 एग्जामिनेशन 2012 में इसको पूछा गया क्वेश्चन को। इसके मैं ऑप्शन लिख देता हूं, तब तक जो है ना ऑप्शन लिखते लिखते सोचना है आपने कि किसके प्रति जो है जिम्मेदार होता है। तो इसमें आंसर है आपका, तो ऑप्शन है आपका ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी आपने देना है ए लोकसभा, बी राज्यसभा, सी दिया है आपका प्रेसिडेंट और डी दिया है प्राइम मिनिस्टर। ये सी प्राइम मिनिस्टर ले लें आप या डी ले लें आप प्रेसिडेंट। तो बताइए इनमें से किसके प्रति जो है जवाबदेह है आपकी, यानी सामूहिक रूप से जवाबदेहिता किसकी होती है। तो इसमें क्या है कि आंसर देना है आपको, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है वो किसके प्रति जवाबदेह है। तो इसका आंसर होता है लोकसभा। हम जब भी पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए लोकसभा। तो जो यूनियन गवर्नमेंट के अंदर जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद है वो आपकी लोकसभा के प्रति जवाबदेह होती है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था 2012 में, ठीक है, और ये पूछा गया था आपका, ये क्वेश्चन थोड़ा जो है मेरा ऐसा मानना है कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए। ये पूछा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी इन इंडिया। इसको मैं लिखता नहीं हूं, ऐसे ही बता देता हूं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि भारत में ऐसी कौन सी पार्लियामेंट की लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो एरिया वाइज सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटी है। चलिए, इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको। फिर मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट एरिया वाइज कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द लोकसभा। और ये जो है ना आपका CGL 2012 में पूछा गया है। ठीक है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2012 में इसको पूछा गया था। फर्स्ट इज चांदनी चौक, सेकंड इज दिल्ली सदर, सी कोलकाता नॉर्थ वेस्ट, डी मुंबई। तो क्या है कि आज भी जो है, अगर आज भी ये क्वेश्चन आ जाए तो इसकी प्रकृति नहीं बदलेगी, क्योंकि जो परिसीमन नहीं हुआ है, ठीक है ना, परिसीमन जब होता है तो तब जो है ना चीजें बदल जाती है। तो परिसीमन काफी टाइम से नहीं हुआ है, और जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उनकी जैसी नेचर 2012 में थी वैसी ही नेचर उनकी आज भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सबसे छोटी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी मानी जाती है वो चांदनी चौक मानी जाती है एरिया वाइज, क्योंकि चांदनी चौक का जो इलाका है बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड है, और वो जो है ना जो मानक होता है पॉपुलेशन का उसको बहुत कम एरिया में पूरा कर देता है। तो सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है? चांदनी चौक है, ये आपने आंसर देना है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारा पार्लियामेंट्री जो प्रोसीडिंग होती है उससे रिलेटेड है, जो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट है, जीरो आवर इज द डायरेक्शन ऑफ। क्वेश्चन क्या है? जीरो आवर इज द डायरेक्शन ऑफ। जीरो आवर मैंने बताया था आपको, जीरो आवर, जीरो आवर इज द डायरेक्शन ऑफ, डायरेक्शन ऑफ। और ये जो क्वेश्चन है आपका, जीरो आवर इज द डायरेक्शन ऑफ, ये पूछा गया है CHSL टायर 1 परीक्षा 2011 में, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2011 में इसको पूछा गया था। तो चलिए बताइए, जीरो आवर किसको डिफाइन करता है? जीरो आवर इज द डायरेक्शन ऑफ, फर्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर, सेकंड इज स्पीकर। फर्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर, ऑप्शन ले लेते हैं, और सेकंड इज स्पीकर, स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, क्योंकि लोकसभा का होता है स्पीकर। ठीक है, सी दिया है आपका प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट होता है, और डी दिया है आपका ओपोजिशन लीडर, नेता प्रतिपक्ष जिसको बोलते हैं, ओपोजिशन लीडर। माने राहुल गांधी जो हैं आपके ओपोजिशन लीडर हैं, अभी हाउस से बाहर हो गए हैं इसलिए कुछ नहीं है। ठीक है, उनकी जगह जो खड़गे जी हैं उनको ओपोजिशन लीडर बनाया गया है। तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि जो आपका जीरो आवर इज द डायरेक्शन ऑफ द, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका स्पीकर। देखिए, जीरो आवर की डायरेक्शंस कौन देगा? चाहे वो जीरो आवर है, क्वेश्चन आवर है, ठीक है, कोई सा भी आवर है, कोई सी भी प्रोसीडिंग है अगर लोकसभा की, तो लोकसभा अध्यक्ष ही जो है आपको डायरेक्शंस देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज बी, ये हो जाएगा स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, जीरो आवर किसकी डायरेक्शन से? स्पीकर ऑफ लोकसभा की डायरेक्शन है। नेक्स्ट है आपका, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज टू एड्रेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, द स्पीकर ऑफ द लोकसभा, जो लोकसभा का स्पीकर है, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किसको जो है ना एड्रेस करके अपना रेजिग्नेशन देता है, नहीं किसके पक्ष में जो है अपना जो है त्याग पत्र सौंपता है। ऑफ द लोकसभा हैज टू एड्रेस हर लेटर, हैज टू एड्रेस, हैज टू एड्रेस हर लेटर या हिज लेटर, जो भी है, हिज लेटर रेजिग्नेशन टू। ठीक है, अब इसके हम ऑप्शन ले लेते हैं। तो इसमें पूछ रहा है आपसे कि जो लोकसभा स्पीकर है वो किसको एड्रेस करके जो है ना अपना रेजिग्नेशन देता है।
तो उसके लिए हम जो है आंसर आपको ऑप्शन देते हैं, ऑप्शन में आपने आंसर देना। फर्स्ट इज प्राइम मिनिस्टर, द ऑप्शन इज ए प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, आई राइट इन शॉर्ट फॉर्म पीएम, ओके। सेकंड प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, और सी है आपका डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, मींस लोकसभा उपाध्यक्ष। तो सी इज डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। और थर्ड इज डी आंसर हो जाए, डी है इसका चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो क्या इनमें से कौन सा होगा? देखिए मैंने बताया था जब भी हम प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स का क्वेश्चन सॉरी प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को डिस्कस करते हैं, देखिए जो भी आपका चाहे वो स्पीकर हो, चाहे वो स्पीकर ऑफ द लोकसभा हो, या आपका स्पीकर ऑफ द सॉरी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा हो, तो अपने जो इनके जो सबऑर्डिनेट्स होते हैं उनको ये अपना रेजिग्नेशन देते हैं, ठीक है। तो जहां तक बात है स्पीकर ऑफ द लोकसभा की, वो अपना जो रेजिग्नेशन देता है, वो रेजिग्नेशन अपना किसको देता है? डेप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा को। तो दैट्स आंसर इज सी, डेप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ओके ओके, आगे बढ़ते हैं, इसको बिठा लेते हैं थोड़ा। ओके, लेट मी स्टार्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज how many times was the term of the Lok Sabha extended up to? How many times was the term of the Lok Sabha is extended to? The next question is how many times was the term of the Lok Sabha, was the term, one second, was the term of the Lok Sabha is extended to, is extended to? The option is, the option is extended, sorry, extended up to 6 years, up to 6 years। ओके, तो ये क्वेश्चन बताना है आपको। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, जो मैंने बोला है हाउ मेनी टाइम्स वाज द टर्म ऑफ द लोकसभा एक्सटेंडेड अप टू 6 ईयर, यानी 6 ईयर तक हम अप टू 6 ईयर इसको बढ़ा सकते हैं। कितनी बार में बढ़ा सकते हैं? देखिए लोकसभा का जो एक्सपायरी ऑफ द टाइम्स होता है वो 5 ईयर्स होता है। तो 5 ईयर्स के बाद इन्होंने इसको 6 ईयर्स कर दिया है, तो हमें एक्सटेंड कितना करना है? 1 ईयर। तो 1 ईयर एक्सटेंड करने के लिए हम कितनी बार इसको जो है बढ़ा सकते हैं, हमने आंसर देना है। और ये क्वेश्चंस जो है आपका सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस एग्जामिनेशंस 2010 में पूछा गया है। तो सीएपीएफ एग्जामिनेशन में पूछा गया है कब? 2010 में। तो मैंने बताया था कि हम जो है ना वी आर एक्सटेंडेड टू द लोकसभा पीरियड एट वंस टाइम इन 1 ईयर, यानी एक वर्ष में हम एक बार में, एक वर्ष में एक बार इसको बढ़ा सकते हैं। तो इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन दिया है इसको ए वंस, सी बी ट्वाइस, यानी एक बार या 2 बार, ऐसे आपने आंसर इसके देने हैं, ठीक है। सी थ्राइस और डी नेवर, मतलब कि इसको बिल्कुल भी नहीं बढ़ा सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका आंसर हो जाएगा बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। वी हैव एक्सटेंडेड टू द लोकसभा लोअर लोकसभा
to 6 years, but it has restored in 5 years by next government in the 44th Amendment Act. Since then it has not been extended. केवल एक बार इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो एक कितनी बार बढ़ाया जा सकता है? एक बार इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो 6 ईयर के लिए 1 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है, वो भी इमरजेंसी प्रोविजंस हो तब, ऐसे नहीं कि भाई कभी भी बढ़ा दिया। अगर नेशनल इमरजेंसी हो कंट्री के अंदर तभी हम इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन फॉर लोकसभा वर हेल्ड इन। ये थोड़ा सा हिस्टोरिकल क्वेश्चन है लेकिन करना चाहिए हिस्टोरिकल क्वेश्चंस भी हमें। तो ये कह रहा है कि द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शंस फॉर लोकसभा वर हेल्ड इन। द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शंस, क्वेश्चन है आपका द फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शन मिड टर्म इलेक्शंस फॉर लोकसभा माने कि लोअर हाउस जो होता है आपका लोकसभा, वर हेल्ड इन। और ये आपका पूछा गया था, एक एग्जामिनेशन होता है एसएससी एसओ एग्जामिनेशन, और ये हुआ था कब? 2008 में। एसओ माने सेक्शन ऑफिसर। अब इसको कंबाइन कर दिया गया है। पहले एग्जामिनेशन सारे जो डिपार्टमेंट्स थे एसएससी सबके अलग अलग एग्जामिनेशन लेता है, एसओ का अलग होता था, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का अलग एग्जाम होता था, लेकिन इसको इकट्ठा करके ना कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन बना दिया गया था। तो सेक्शन ऑफिसर के एग्जामिनेशन में पूछा था आपका, ठीक है। तो मिड टर्म इलेक्शन कब हुए थे? पहले मैं इसके ऑप्शन लिख देता हूँ, फिर इस पर थोड़ा डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द मिड टर्म इलेक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके, तो ऑप्शन ए इज है इसमें आपका, ऑप्शन ए 1962, ऑप्शन बी 1971, ठीक है। ऑप्शन सी दिया है आपका 1977 और ऑप्शन डी दिया है आपका 1980। चलिए इसको थोड़ा हम जानते हैं पहले कि व्हाट इज द मिड टर्म इलेक्शन। देखिए जो मिड टर्म इलेक्शंस आपके होते हैं वो आपके मध्यावधि चुनाव होते हैं। जब होता है कि जनरल इलेक्शंस जो होते हैं, जनरल इलेक्शंस के बाद आपकी एक लोकसभा फॉर्म होती है। लोकसभा फॉर्म होने के बाद बीच में गवर्नमेंट्स गिर जाती है और किसी भी सूरत में न्यू गवर्नमेंट फॉर्म्स नहीं होती है, तब जाकर प्रेसिडेंट के पास जो है ना अथॉरिटी होती है, उनकी डेस्क्रिप्टिव पावर्स होती हैं कि वो मिड टर्म इलेक्शंस के लिए डिक्लेरेशन दे देते हैं। तो इसी बीच में मिड टर्म इलेक्शंस आ जाते हैं। क्या कभी ऐसा इंडिया के पॉलिटिकल हिस्ट्री में कभी ऐसा हुआ है? तो हाँ हुआ है। ये हुआ था 1971 में। फर्स्ट मिड टर्म इलेक्शंस वर हेल्ड इन 1971। तो 1971 में पहली बार जो है मध्यावधि चुनाव हुए थे, ठीक है, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी, ठीक है ना। तो मिसिस गांधी के टाइम में जो है एक बार हुए थे, अंडर द लीडरशिप ऑफ इंदिरा गांधी इन इंडियन नेशनल कांग्रेस वन ए लैंडस्लाइड विक्ट्री। और इसमें जो है ना मिड टर्म इलेक्शंस में जो है इंदिरा गांधी ने जो है ना विन किया था इलेक्शंस को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नॉन कॉन्फिडेंस मोशन अगेंस्ट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैन बी इनिशिएटेड इन। नॉन कॉन्फिडेंस मोशंस क्या होता है वो मैंने आपको लेक्चर्स में अच्छी तरीके से बताया था। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन करते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशंस किसके अगेंस्ट ला जाते हैं हम जानते ही हैं। तो अगेंस्ट द जो आपकी यूनियन मिनिस्ट्री होती है, जो आपकी गवर्नमेंट होती है, उसके जो है ना अगेंस्ट ला जाता है नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। तो हमें लगता है कि इनके पास जो गवर्नमेंट अभी चल रही है उसके पास क्या है, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके पास सपोर्ट नहीं है। तो हम क्या करते हैं कि जो मेंबर्स होते हैं वो क्या ले आते हैं, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, जिसको हम अविश्वास प्रस्ताव बोलते हैं। तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशंस अगेंस्ट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अगेंस्ट द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर
मिनिस्टर्स, ठीक है। तो आपका जो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन है वो लाया ही जो है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में लाया जाता है, किसी और के अगेंस्ट नहीं लाया जाता है। लेकिन ये पूछ रहा है इसमें कैन बी इनिशिएटेड इन द, ये कहाँ पे इनिशिएटेड, इसका इनिशिएटिव कहाँ लिया जाता है, कैन बी इनिशिएटेड इन द, कैन बी इनिशिएटेड इन द, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। आपने अब इसके जो है ना आंसर देने हैं। अब इसके जो ऑप्शंस हैं मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो ऑप्शंस है इसके राज्यसभा, लोकसभा, फर्स्ट इज राज्यसभा और सेकंड इज लोकसभा और थर्ड इज ए एंड बी बोथ, ए एंड बी बोथ यानी ए और बी दोनों, और डी दिया है इसका नोट आंसर, यानी कोई उत्तर नहीं है इसमें इसका, ये हमने आंसर देना है। देखिए अब मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं, मैंने अभी जब भी मैंने पॉलिटी आपको पढ़ा मैंने बार बार ये पढ़ा कि जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री होती है वो आपकी जो रेस्पॉन्सिबल होती है, मैंने बताया था कि वो रेस्पॉन्सिबल किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल होती है, तो रेस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा के प्रति। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो जवाबदेही होती है वो लोकसभा के प्रति होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। अब वहीं से हम इस क्वेश्चन को करने का प्रयास करते हैं। तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन भी कहाँ पे लाया जाएगा, क्योंकि यूनियन का जो मिनिस्ट्रीज होती है वो लोकसभा से चलती है। तो नॉन कॉन्फिडेंस मोशन का इनिशिएटिव भी कहाँ लेकर लेकर आ जाएगा आपका, वो लेकर आया जाएगा लोकसभा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लोकसभा, ठीक है। तो दैट्स आंसर इज ए, इज बी, लोकसभा, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा पॉलिटिकल हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, पहला क्वेश्चन है और कई बार पूछा गया है और अब भी कभी कभी किसी ना किसी एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, थोड़ा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो द क्वेश्चन इज हु वाज द स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडियाज फर्स्ट लोकसभा, जब भी हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ होने के बाद में जो फर्स्ट लोकसभा बनती है तो उसके फर्स्ट स्पीकर कौन थे। तो हु वाज द स्पीकर ऑफ इंडिपेंडेंट लोकसभा, हु वाज द स्पीकर ऑफ, who was the speaker of independence India, independence India of फर्स्ट लोकसभा, पहली जो लोकसभा थी उसके जो पहले स्पीकर थे वो हमने बताने हैं कौन से थे। और ये आपका जो है एग्जामिनेशन में कई बार आपसे पूछ लिया गया है, 2022 में भी पूछा गया था आपसे, 2015 में, 2016, 2018, 2006 से लेकर अब तक कभी ना कभी इसको पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इसके जो पहला ऑप्शन है ए, और इसके जो ऑप्शंस जो हैं ये भी चेंज नहीं होते हैं, ये भी ऐसे कैसे रहते हैं, क्योंकि ये जो मेंबर्स हैं सारे ये बहुत पुराने मेंबर्स हैं, ठीक है। तो इसमें दिया है हुकुम सिंह, पहला दिया क्या है, हुकुम सिंह। सेकंड दिया है आपका बलीराम, ठीक है। और उसके बाद दिया है बलीराम भगत था इनका पूरा नाम वैसे। फिर दिया है आपका रवि राय, और डी दिया है आपका, डी जो ऑप्शन है ये दिया है गणेश वासुदेव मावलकर, इनको शॉर्ट में जीवी मावलकर भी बोल देते हैं, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ जीवी मावलकर। इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलकर। तो पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे वो ध्यान रहे वो आपके आंसर इज डी, जीवी मावलकर, गणेश वासुदेव मावलकर पहले जो थे वो लोकसभा अध्यक्ष थे, ठीक है। तो ये आपने आंसर इसका देना है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है, हु इज इलिजिबल टू कास्ट द डिसाइडिंग वोट ओवर ए बिल इन ए जॉइंट पार्लियामेंट सेशन। ठीक है, तो जो जॉइंट पार्लियामेंट सेशन होता है उसके लिए जो वोट कास्ट करते हैं आप, उसके लिए कौन इलिजिबल है, इसको कौन डिसाइड करता है, ये हमने आंसर देना है। थोड़ा सा टेक्निकल कर दिया क्वेश्चन का आंसर, वैसे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आपका इजी है। तो द क्वेश्चन इज, the question is who is eligible to cast the, who is eligible to cast the vote who is eligible to cast the vote over a bill, यानी कोई भी बिल हो उस पर, over a bill in joint sitting of parliament। ओके ओके, तो इसका जो ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें ऑप्शन दिए हैं आपके चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन, स्पीकर और प्राइम मिनिस्टर। तो फर्स्ट दिया है इसमें ए चेयरमैन, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बोलते हैं इसको। फिर दिया आपका डिप्टी चेयरमैन, ठीक है, और सी दिया है आपका प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर तो होगा ही नहीं। देखिए क्या होता है, जब आपका जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर जैसे ही हाउस में पहुंचता है तब वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रहता, ठीक है ना, फिर वो जो है ना मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट हो जाता है और उसकी जो सारी शक्तियां हैं वो नहीं रहती, जो पीएमओ ऑफिस में। प्राइम मिनिस्टर जब पीएमओ ऑफिस में होता है तब वो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है। जब प्राइम मिनिस्टर पीएमओ ऑफिस में होता है, ठीक है ना, ही इज द पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, एंड द हेड ऑफ द स्टेट एंड हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, ठीक है ना, सॉरी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, यानी रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव माना जाता है। लेकिन जैसे ही प्राइम मिनिस्टर एंट्री करता है आपका हाउस में, सदन में, पार्लियामेंट में पहुंच जाता है, वो फिर जो है ना उसके पास ये पावर्स जो है ना वो बाहर रह जाती है, फिर वो क्या होता है, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होता है। तो उसके पास ऐसी कोई पावर पार्लियामेंट में नहीं होती है जिसका वो प्रयोग कर सके, ठीक है। बट ही वाज द, सॉरी ही इज द ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का जो है ना प्रवक्ता माना जाता है, मेन प्रवक्ता उसी को माना जाता है। अब इसमें डी लेते हैं, डी है आपका स्पीकर ऑफ द लोकसभा, स्पीकर ऑफ द लोकसभा, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, इसमें हमेशा ध्यान रखिए। अब इसको क्वेश्चन को हम समझने का प्रयास करते हैं, कैसे समझते हैं। देखिए ये पूछ रहा है आपका, हु इज इलिजिबल टू कास्ट द वोट ओवर ए बिल इन ए जॉइंट सिटिंग ऑफ ए पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, जब भी जॉइंट सेशन होता है, तो जॉइंट सेशन में कोई भी बिल होता है तो उस बिल में क्या होता है कि आपका जो स्पीकर ऑफ द लोकसभा है वो इलिजिबल हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो मत, जब भी जो इन द केस ऑफ टाई, जब मामला जो बराबरी का आ जाता है, तब भी वो मत देने का अधिकार रखता है स्पीकर ऑफ द लोकसभा जॉइंट सिटिंग में भी। तो ये आपने ध्यान रखना है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे नेक्स्ट बाकी जो क्वेश्चंस हमारे हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड। अभी हमने जो जितने भी क्वेश्चंस किए हैं वो मोस्टली आपके जो है ना लोकसभा से रिलेटेड थे। जो कुछ क्वेश्चंस आपके राज्यसभा से बच गए हैं वो हम जो है ना नेक्स्ट सेशन में पूरा कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।